पिछले एपिसोड के लास्ट में हमने देखा था कि हो यू हाउ रेडिएंट सिटी की तरफ जा रहा था। अब आगे देखेंगे। हो यू हाउ सामान्य सोल मास्टर्स की बात कर रहा था। श्रेक एकेडमी के ज्यादातर ग्रेजुएट्स अपनी क्लास से ऊपर वाले सोल टूल्स इस्तेमाल करने की क्षमता रखते थे, और यह उनकी स्थिर और मजबूत कल्टीवेशन फाउंडेशंस की वजह से था। लेकिन सन मून एम्पायर का क्या? उनके ज्यादातर सोल मास्टर्स दवाइयों या कुछ ऑक्सिलरी सोल टूल्स पर निर्भर रहते थे ताकि सोल पावर बढ़ा सकें। लेकिन उनकी फाउंडेशंस का क्या? शायद उनके पास फाउंडेशंस नाम की कोई चीज ही नहीं थी, और सब कुछ जल्दबाजी का नतीजा था। बहुत से सोल इंजीनियर्स को 3 सोल रिंग्स हासिल करने के बाद आगे बढ़ना मुश्किल हो जाता था। ऊपर की बात तो छोड़ ही दो कि अपनी क्लास से ऊपर वाले सोल टूल्स इस्तेमाल कर सकें। सिर्फ कुछ 3 रिंग वाले सोल इंजीनियर्स ही एक क्लास 4 सोल टूल को सफलतापूर्वक चला पाते थे। ऐसे हालात में अगर इंपीरियल सोल इंजीनियरिंग लीजन के सोल इंजीनियर्स सभी सोल किंग्स थे, तो वे 3 क्लासेस ऊपर जाकर उन क्लास 8 सोल टूल्स को कैसे इस्तेमाल कर सकते थे जिन्हें सिर्फ सोल डुलुओ ही इस्तेमाल कर सकते हैं। भले ही सन मून एम्पायर किसी तरह उनकी कल्टीवेशन बढ़ाकर उन्हें 6 रिंग सोल एम्परर्स बना दे, फिर भी वे क्लास 8 सोल टूल्स का इस्तेमाल नहीं कर पाएंगे। सामान्य दवाइयों से सोल एम्परर से ऊपर कल्टीवेशन बढ़ाना बिल्कुल बेकार था, जब तक कि दवाइयां प्राकृतिक खजाने न हों। सामान्य दवाइयों से कुछ भी फायदा नहीं होता। हुओ यूहाओ को नहीं लगता था कि सन मून एम्पायर चेनकुन फॉर्च्यून पिल जैसा कुछ बना सकता है। अगर ऐसा संभव होता तो शू तियन रन खुद बहुत पहले ही अल्टीमेट दुलुओ बन चुका होता। ये सारे शक हुओ यूहाओ के मन में घूम रहे थे, और साफ था कि उसे इसका जवाब नहीं मिलने वाला था। जब तक वह सन मून इंपीरियल सोल इंजीनियरिंग लीजन का सामने से सामना न करे, फिलहाल वह बस अनुमान ही लगा सकता था। उन्हें सामने से सामना करना, यह शब्द आते ही हुओ यूहाओ कड़वाहट भरी हंसी हंसा। आखिर वे उनसे लड़ेंगे कैसे? 300 सोल इंजीनियर्स, जो कम से कम क्लास 8 के स्तर के थे, उन्हें लिंक्ड सोल टूल्स की भी जरूरत नहीं थी। अगर वे अपनी सारी फायर पावर एक साथ केंद्रित कर दें, तो डेथ गॉड डुलुओ ये शिशुई और ड्रैगन एम्परर डुलुओ लॉन्ग श्याओ याओ जैसी हस्तियां भी भागने पर मजबूर हो जाएंगी। वह तो फिर खुद की बात ही क्या थी। और अगर वे लिंक्ड सोल टूल्स का इस्तेमाल कर लें और अपने निशाने को लॉक कर दें, तो उनकी विनाशकारी ताकत पल भर में पूरे शहर को जलाकर राख और भाप बना सकती थी। इतनी अल्टीमेट शक्ति अभी तक किसी बैटलफील्ड पर इस्तेमाल नहीं की गई थी। यह सोचना मुश्किल नहीं था कि अगर ये लोग किसी बैटलफील्ड पर उतर आए तो क्या नतीजा होगा। पूरी तरह ह्यूमन शेप्ड सोल टूल्स से सुसज्जित इस सोल इंजीनियर लीजन की तुलना में श्रेक एकेडमी की 3 सोल इंजीनियर लीजन्स का इक्विपमेंट किसी भिखारी के सामान जैसा लग रहा था। यह सोचते ही हुओ यूहाओ का दिल भारी हो गया। उसकी अच्छी मनोदशा, जो उसकी योजना के सफल होने और ब्लू सिल्वर एम्परर के ठिकाने मिलने की वजह से बनी थी, एकदम गायब हो गई। लंबे समय तक उड़ान बनाए रखने के लिए हुओ यूहाओ ने अपनी गति को साउंड की स्पीड पर रखा। इसी तरह वह लगातार उड़ सकता था, भले ही सोल पावर की खपत बहुत ज्यादा हो। एक क्लास 9 सोल टूल की पूरी शक्ति से निकली गति बेहद तेज होती है। सिर्फ 1 घंटे से थोड़ा ज्यादा समय में हुओ यूहाओ को दूर से रेडिएंट सिटी दिखाई देने लगी। रेडिएंट सिटी के ऊपर और आसपास एरियल और लो एल्टीट्यूड सर्वेलेंस सोल टूल्स मौजूद थे। सन मून एम्पायर हेवनली सोल एम्पायर का 2/3 हिस्सा जीतने के बाद और भी अमीर हो चुका था। पिछले 2 सालों में उन्होंने शायद हेवनली सोल एम्पायर से मिले सारे धन और संसाधन सोल टूल्स के विकास में लगा दिए थे, ताकि वे आज इस स्तर तक पहुंच सकें। हुओ यूहाओ सीधा रेडिएंट सिटी में नहीं गया। वह रेडिएंट सिटी के सोल टूल्स को पूरी तरह नहीं समझता था, बल्कि दिल के अंदर कहीं ना कहीं हल्का सा डर भी महसूस कर रहा था। उसे नहीं पता था कि सन मून एम्पायर सोल टूल टेक्नोलॉजी में कितना आगे बढ़ चुका है, खासकर तब से जब उसने उनकी ह्यूमन शेप्ड सोल टूल्स की सफल रचना देखी थी। रेडिएंट सिटी से लगभग 25 किलोमीटर दूर पहुंचकर हुओ यूहाओ जमीन पर उतर आया। उसने इमिटेशन का उपयोग किया और तेजी से आगे बढ़ने लगा। जमीन पर वह बहुत छोटा लक्ष्य था। उसने जितना संभव हो पाया स्पिरिचुअल डिटेक्शन का इस्तेमाल किया, ताकि सर्वेलेंस सोल टूल से बच सके जो उसकी मौजूदगी को पकड़ सकते थे। रेडिएंट सिटी एक बिना दीवारों वाला शहर था, लेकिन इसका यह मतलब बिल्कुल नहीं था कि उसकी रक्षा कमजोर थी। इसके विपरीत रेडिएंट सिटी हाई एनर्जी कंप्रेशन अरे सोल टूल से लैस था, और उसकी आक्रमण और रक्षा क्षमता पूरे महाद्वीप में सबसे बेहतरीन थी। रेडिएंट सिटी से 5 किलोमीटर पहले हुओ यूहाओ ने एक साधारण सी झाड़ी ढूंढी और रुक गया।
वह जमीन पर लेट गया और तेज उड़ान से हुई सोल पावर की खपत को वापस भरने लगा। साथ ही अपनी चेतना को फिर से फैलाकर आसपास के पौधों की स्पिरिचुअल अंजुलेशंस महसूस करने की कोशिश करने लगा। पिछले प्रयोग की तरह वह जल्दी ही सफल हो गया। इन पौधों की स्थिति भी वैसी ही थी, खासकर इसलिए कि हुओ यूहाओ ने सीधे बेनेवलेंट स्पिरिचुअल अंजुलेशंस छोड़ी और जल्दी ही उनका भरोसा जीत लिया। हुओ यूहाओ की स्पिरिचुअल टेंटिकल्स तेजी से उन पौधों की स्पिरिचुअल टेंटिकल्स के साथ मिल गईं और दूर तक फैलने लगीं। निस्संदेह यह सबसे सुरक्षित सर्वेलेंस तरीका था। अगर वह स्पिरिचुअल डिटेक्शन का उपयोग करता तो स्पिरिचुअल बैरियर्स जैसी क्षमताएं उसके होने का पता लगा सकती थीं, लेकिन पौधों के जरिए स्पिरिचुअल टेंटिकल्स फैलाने पर उसे किसी भी तरह पकड़ा नहीं जा सकता था। रेडिएंट सिटी धातु और इस्पात के जंगल जैसा शहर था, लेकिन फिर भी उसके भीतर काफी पौधे थे और वे पूरे शहर में समान रूप से फैले हुए थे। हुओ युहाओ की स्पिरिचुअल पावर आगे बढ़ी और तेजी से रेडिएंट सिटी के भीतर प्रवेश कर गई। हालांकि जब वह पौधों से जुड़ता था तो उसकी स्पिरिचुअल पावर सिर्फ उसके अपने केंद्र से फैल सकती थी। वह एक दिशा में लंबी प्रोजेक्शन नहीं कर सकता था, इसलिए वह रेडिएंट सिटी की दिशा में केवल 25 किलोमीटर तक ही पहुंच सका। रेडिएंट सिटी और उसके बीच 5 किलोमीटर की दूरी जोड़कर वह रेडिएंट सिटी के भीतर सिर्फ 20 किलोमीटर तक ही सेंसिंग कर सकता था। 20 किलोमीटर कई सामान्य शहरों को कई बार कवर कर सकते थे, लेकिन रेडिएंट सिटी बहुत विशाल था। हुओ यूहाओ 20 किलोमीटर तक पहुंच चुका था, लेकिन वह रेडिएंट सिटी के आधे तक भी नहीं पहुंच पाया था। लेकिन फिलहाल के लिए इतना काफी था। रेडिएंट सिटी के एरियल सर्वेलेंस सोल टूल्स ज्यादातर शहर के आसपास थे, लेकिन अगर कोई ये समझ ले कि इससे शहर के अंदर सर्वेलेंस कम है, तो यह बड़ी भूल होगी। रेडिएंट सिटी के अंदर सर्वेलेंस सोल टूल्स पूरे जमीन पर फैले हुए थे और उन्होंने हर कोने को बिना किसी अंतराल के ढक रखा था। रेडिएंट सिटी सच में अपनी प्रतिष्ठा पर खरी उतरती थी। दक्षिणी तटों के बड़े शहर जैसे हेवनली सी सिटी रेडिएंट सिटी की तुलना में कहीं नहीं टिकते थे। अपनी स्पिरिचुअल पावर की सीमा तक पहुंचते ही हुओ यूहाओ का पहला विचार यही था कि रेडिएंट सिटी अभेद्य है। हाँ, रेडिएंट सिटी उसे पूरी तरह अभेद्य लग रही थी। यह बेहद आश्चर्यजनक था। इतना बड़ा शहर किसी को अभेद्य महसूस हो, यह सोचकर ही उसे थोड़ा असामान्य लगा। यह रेडिएंट सिटी की उसकी पहली यात्रा नहीं थी और हर बार शहर ने उसे अलग अनुभव दिए थे। इसमें कोई शक नहीं कि पिछले 2 सालों में रेडिएंट सिटी बहुत बदल गई थी, लेकिन इन बदलावों को सिर्फ आंखों से देखकर पहचाना नहीं जा सकता था। सिर्फ वही व्यक्ति जो शहर के हर इंच की जांच कर सके, उसकी छिपी हुई डरावनी ताकत को पहचान सकता था। शायद होली गोस्ट चर्च को भी इसका अंदाजा नहीं होगा। हुओ यूहाओ के होंठों पर एक व्यंग्यात्मक मुस्कान आ गई। अगर डेथ गॉड डुलुओ ये शिशुई को रेडिएंट सिटी की छिपी ताकत का पता चलता तो वह कैसा महसूस करती, कौन जानता है। हुओ यूहाओ अपनी वर्तमान स्थिति से रॉयल पैलेस तक नहीं पहुंच सकता था, लेकिन उसने अपनी स्पिरिचुअल पावर को जितना हो सके उतना आगे बढ़ाने की कोशिश की। इस दौरान उसे एक चीज ने खास तौर पर आकर्षित किया, एक हाई एनर्जी कंप्रेशन एरे सोल टूल। हुओ यूहाओ रेडिएंट सिटी के दक्षिणी हिस्से में था और यह हाई एनर्जी कंप्रेशन अरे सोल टूल भी रेडिएंट सिटी के दक्षिण में ही था। एक इमारतों का बड़ा समूह इस सोल टूल को घेरे हुए था और उस क्षेत्र में एक विशाल सोल टूल फ्रंट तैनात था। 150 सोल इंजीनियर्स इसकी सुरक्षा में लगे हुए थे और सोल टूल फ्रंट के आकार से हुओ यूहाओ समझ सकता था कि इसकी आक्रमण और रक्षा क्षमता रेडिएंट सिटी के आधे हिस्से को कवर कर सकती थी। शायद रेडिएंट सिटी के चारों कोनों पर इसी तरह की व्यवस्था होगी। जब बॉडी डुलुओ ने पागलपन भरा हमला किया था और अपनी जान दे दी थी, तब इशूतियन रान ने इन्हीं हाई एनर्जी कंप्रेशन अरे सोल टूल्स में जमा विशाल सोल पावर का इस्तेमाल करके इतिहास का सबसे बड़ा प्रोटेक्टिव बैरियर बनाया था। भले ही उस डिफेंस ने उसे बॉडी डुलुओ के हमले से पूरी तरह बचाया नहीं, लेकिन उसकी सबसे बड़ी वजह यह थी कि ये डिफेंसेस काफी बिखरे हुए थे। हुओ यूहाओ ने उस घटना के दौरान हाई एनर्जी कंप्रेशन अरे सोल टूल्स की डरावनी शक्ति को साफ देखा था। इन सोल टूल्स में संचित सोल पावर इतनी विशाल थी कि सिर्फ एक सोल टूल फ्रंट भी एक सोल टूल से अविश्वसनीय लड़ाकू क्षमता हासिल कर सकता था। ऐसे 4 हाई एनर्जी कंप्रेशन सोल टूल्स रेडिएंट सिटी को अभेद्य बनाने के लिए काफी थे। नहीं, सिर्फ 4 नहीं, जरूर 4 से ज्यादा होंगे। हुओ यूहाओ को अचानक याद आया कि हमला होने पर रेडिएंट सिटी का इंपीरियल पैलेस किस तरह एक किले जैसा बन जाता था। इस तरह का रूपांतरण सिर्फ भारी शक्ति के सहारे संभव था,
और इसके पीछे एक विशाल शक्ति स्रोत होना जरूरी था। इसका मतलब था कि इंपीरियल पैलेस के अंदर भी शायद एक हाई एनर्जी कंप्रेशन एरे सोल टूल मौजूद होगा। सन मून एम्पायर वाकई प्रभावशाली था। ऐसी डिफेंसेस के साथ रेडिएंट सिटी को सच में अभेद्य कहा जा सकता था, खासकर तब जब इंपीरियल सोल इंजीनियर लीजन शहर के भीतर मौजूद हो। तब तो दुनिया में शायद सिर्फ कोई गॉड ही रेडिएंट सिटी को नुकसान पहुंचा सकता था। हुओ यूहाओ को गॉड ऑफ इमोशंस रोंग नियनबिंग याद आ गया। उसकी शक्ति अभी इतनी नहीं थी, कम से कम इतनी नहीं कि वह मॉर्निंग डव डैगर की पूरी क्षमता का इस्तेमाल कर सके। नहीं तो आइस सी में प्रिंसेस ऑफ द सी कभी उसे इतनी दयनीय हालत में नहीं पहुंचा पाती। हो यूहाओ रेडिएंट सिटी के लगभग एक चौथाई हिस्से के आसपास घूमकर वेजेशन में लेट गया और अपनी जांच जारी रखी। रेडिएंट सिटी की स्थिति लगभग वैसी ही थी जैसी उसने सोची थी। हर दिशा में एक बड़ा सोल टूल फ्रंट तैनात था। हर एक हाई एनर्जी कंप्रेशन एरे सोल टूल से संचालित था और अंदर सोल इंजीनियर्स उसे चला रहे थे। कई प्रयासों के बाद हुओ यूहाओ को पता चला कि अगर उसे अपनी स्पिरिचुअल पावर से पौधों की स्पिरिचुअल और उंडेशन महसूस करनी है तो उसका शरीर भी किसी पौधे के संपर्क में होना चाहिए। उदाहरण के लिए उसे ब्लू सिल्वर ग्रास में लेटना पड़ता या किसी झाड़ी में। वह किसी पेड़ के तने से टिककर भी ऐसा कर सकता था। अगर उसका शरीर किसी पौधे को छू नहीं रहा होता तो वह उनकी स्पिरिचुअल ऑन्डुलेशन महसूस नहीं कर पाता। हुओ यूहाओ को कोई जल्दी नहीं थी। कम से कम इतना तय था कि इंपीरियल सोल इंजीनियरिंग लीजन आज रात बिना किसी अलार्म के वापस नहीं आने वाला था। इसलिए उसके पास अभी भी काफी समय था। वह रेडिएंट सिटी में दाखिल नहीं हुआ। उसने अपनी स्पिरिचुअल इंटरफेरेंस डोमेन और इमिटेशन का इस्तेमाल किया और एक बड़े पेड़ के पीछे छिपकर एक स्पेक्ट्रल गेट खोला और अपने स्पेक्ट्रल डेमीप्लेन में लौट आया। हुओ यूहाओ पहले ही सभी को योजना समझा चुका था, इसलिए तीनों सोल इंजीनियर लीजेंस ने उसके स्पेक्ट्रल डेमीप्लेन के अंदर से उड़ान भरने की तैयारी कर ली थी। जैसे ही हुओ यूहाओ वापस आया, उसने तुरंत एक मीटिंग बुलाई और तैंग सेक्ट के सभी वरिष्ठ सदस्यों को इकट्ठा किया। हुओ यूहाओ ने बे को ब्लू सिल्वर एम्परर की लोकेशन के बारे में नहीं बताया। अभी इस बात को बताने का सही समय नहीं था, क्योंकि इससे उसकी भावनाओं पर असर पड़ सकता था। उसने सिर्फ रेडिएंट सिटी की सर्वेलेंस में उसे क्या मिला वही सभी को समझाया। उसके बोलते ही सभी के चेहरे उतर गए, खासकर जब उन्होंने इंपीरियल सोल इंजीनियरिंग लीजन के बारे में सुना। बे ने भौहें सिकोड़कर कहा कि यह हमारी सोच से ज्यादा मुश्किल है। सन मून एम्पायर हमारे प्लान का अंदाजा नहीं लगा सकता, लेकिन रेडिएंट सिटी की डिफेंसेस अपने सबसे कमजोर मोड़ पर भी बहुत मजबूत होंगी। यह सन मून एम्पायर की राजधानी है और उनकी सुरक्षा बहुत कड़ी है। मौजूदा हालात देखकर रेडिएंट सिटी को कोई भारी नुकसान पहुंचाना लगभग नामुमकिन है। यहां तक कि स्पिरिचुअल इंटरफेरेंस डोमेन के साथ भी हमें बचकर रहना मुश्किल होगा, जब तक कि हम रेडिएंट सिटी के चारों तरफ के एरियल सर्वेलेंस सोल टूल्स को एकदम शुरुआत में नष्ट न कर दें। लेकिन ऐसा करते ही शहर को अलर्ट मिल जाएगा। हुओ यूहाओ ने सिर हिलाया। उसने कहा कि रेडिएंट सिटी के एरियल सर्वेलेंस सोल टूल्स को नष्ट करना आसान नहीं है, क्योंकि वे सब नीचे मौजूद एक सोल टूल फ्रंट से जुड़े हुए हैं। जैसे ही उन पर हमला होता है, वह विशाल सोल टूल फ्रंट तुरंत इंटरसेप्शन की कोशिश करेगा। शूसंशी बोला कि मौजूदा स्थिति में सफल होना कठिन है। क्यों न हम कोई दूसरा लक्ष्य चुनें? रेडिएंट सिटी पर हमला न भी करें तो भी सन मून एम्पायर की सीमाओं में कहीं भी भारी अफरा तफरी मचा दें तो उन्हें अपनी सेना वापस बुलानी ही पड़ेगी। हुओ यूहाओ ने सिर हिलाकर कहा कि सन मून एम्पायर पहले ही हम पर काफी ध्यान दे रहा है, बस उन्हें यह नहीं पता कि हम कैसे चलते हैं। ऐसा मौका बहुत कम मिलता है और इंपीरियल सोल इंजीनियर लीजन के बाहर होने पर सन मून एम्पायर की मोबिलिटी बहुत कम हो जाएगी। ये हमारे सुरक्षित वापसी का मौका भी है, इसलिए हम इस अवसर को छोड़ नहीं सकते। पता नहीं ऐसी स्थिति फिर कब मिले। बेबे मुस्कुराए और बोले कि लगता है तुम्हारे पास पहले से ही कोई प्लान है, छोटे भाई। बताओ आगे कैसे बढ़ना है। हुओ यूहाओ की आंखें संकरी हो गईं। उसने कहा कि हमें एरियल सर्वेलेंस सोल टूल्स से शुरू करना होगा। ये सोल टूल्स बहुत महंगे होते हैं और एक भी नष्ट हो जाए तो सन मून एम्पायर को झटका लगेगा, और यही चीज उस घात लगाने वाली योजना को पूरा करने के लिए जरूरी है। उसने अपनी योजना सभी को समझाई। सबने उसकी बात ध्यान से सुनी और सिर हिलाया, लेकिन तांग वुतोंग ही थी जो चिंतित दिख रही थी। उसने कहा कि यह बहुत खतरनाक है यूहाओ। अगर तुम पकड़े गए तो लिंक्ड सोल टूल्स तुरंत हमला करेंगे। हम तुम्हारी क्षमता पर भरोसा करते हैं, लेकिन उन लिंक्ड सोल टूल्स का ऑफेंसिव पावर बहुत ज्यादा है। हुओ यूहाओ ने समझाया कि
लिया को स्पिरिट के रूप में पाने से पहले शायद उसे भी भरोसा नहीं होता। सन मून एम्पायर अब स्पिरिचुअल डिटेक्टर्स पर बहुत रिसर्च कर चुका है, लेकिन लिया के साथ फ्यूजन के बाद उसकी स्पिरिचुअल पावर बहुत जटिल और सूक्ष्म हो गई है। अब वह आसपास के माहौल को एकदम परफेक्ट तरीके से इमिटेट कर सकता है। इसका मतलब यह है कि सर्वेलेंस सोल टूल्स उसे पकड़ नहीं पाएंगे। सिर्फ स्पिरिचुअल डिटेक्टर्स ऐसा कर सकते हैं, और उनका सबसे बड़ा मुद्दा है उनकी रेंज। सन मून एम्पायर की डिप्लॉयमेंट देखकर उसे अंदाजा हो गया था कि स्पिरिचुअल डिटेक्टर्स सिर्फ लगभग 500 मीटर तक ही काम करते हैं। इसलिए वह बहुत ऊपर आसमान में रहकर सिर्फ एरियल सर्वेलेंस सोल टूल्स पर निशाना साध सकता है और लो एल्टीट्यूड वाले सोल टूल्स को नजरअंदाज कर सकता है। लो एल्टीट्यूड सर्वेलेंस सोल टूल्स को संभालना कहीं आसान है। बाकी सब ने उसकी बात को सही मान लिया। टांग वुतोंग के मन में अभी भी कुछ चिंता थी। बेबे ने कहा कि ठीक है, अगर ऐसा है तो यही तय हुआ। लेकिन सावधान रहना, यूहाओ। ये काम तुम अकेले ही कर सकते हो। अपनी सुरक्षा सबसे ऊपर रखना। अगर कुछ भी गलत लगे, तुरंत वापस लौट जाना। जरूरत पड़े तो इस मौके को छोड़ देंगे। हुओ यूहाओ ने हामी भरी। उसने कहा कि चिंता मत करो, बड़े भाई, मैं पूरी सावधानी रखूंगा। सन मून एम्पायर अपने एरियल सर्वेलेंस सोल टूल्स पर बहुत भरोसा करता है। इस मिशन के बाद उन्हें समझ आएगा कि हम समुद्र से जगह जगह नहीं जा रहे हैं और वे हमारी क्षमताओं को लेकर और उलझन में पड़ जाएंगे। इसलिए इस बार उन्हें अच्छा सबक मिलेगा। टेंग वुतोंग उसके पास आई और बोली कि उसे भी साथ चलने दो। साथ रहेंगे तो एक दूसरे का सहारा बन पाएंगे। हुओ युहाओ ने साफ मना कर दिया। कहा कि इस बार अकेले जाना ज्यादा बेहतर है, क्योंकि इससे उसे पकड़ा जाना मुश्किल होगा। उसके पास अब इतनी स्पिरिचुअल पावर है कि स्पिरिचुअल डिटेक्टर्स से भी बच सकता है। लेकिन वुटोंग साथ रही तो स्पिरिचुअल डिटेक्टर्स और ऑसिलेशन डिटेक्टर्स उसे तुरंत पकड़ लेंगे। तंग वुतोंग ने धीरे से उसकी कमर में चुटकी काटी, मानो उसे चेतावनी दे रही हो। हुओ युहाओ के चेहरे पर हल्की पीड़ा आई। उसने कहा कि चिंता मत करो, मैं तुम्हारे लिए जितना हो सके उतना सावधान रहूंगा। तंग वुतोंग उसके बाजू से लगकर बोली कि मैं तुम्हारा इंतजार करूंगी, ध्यान रखना। हुओ युहाओ ने उसे हाँ में जवाब दिया। फिर वह ही कैटू को साथ लेकर सीधे वेयर हाउसेस की ओर गया। बेई ने तीनों सोल इंजीनियर लीजन्स को युद्ध के लिए तैयार होने के आदेश दे दिए। हैवी आर्टिलरी सोल इंजीनियर लीजन और टैंक सेक्ट सोल इंजीनियर लीजन को वेयर हाउसेस की ओर भेजा गया ताकि वे कुछ सामान ले जा सकें। 1 घंटे बाद जब हुओ युहाओ स्पेक्ट्रल डेमीप्लेन से बाहर आया, तब तक आसमान पूरी तरह अंधेरा हो चुका था। उसने रेडिएंट सिटी की ओर देखा, जहां दूर दूर तक हजारों घरों की रोशनी चमक रही थी। उसे मानना पड़ा कि महाद्वीप का सबसे बड़ा शहर किसी भी आने वाले व्यक्ति पर गहरी छाप छोड़ता है। रात का नजारा तो और भी खूबसूरत था। हुओ युहाओ ने धीमी सांस ली। रेडिएंट सिटी की शांति आज रात टूटने वाली थी। यह बात उसे मन में खटक रही थी। अब वह आईसी वॉर गॉड्स आर्मर पहने हुए था। उसने अपनी स्पिरिचुअल पावर से आर्मर के गहरे नीले रंग को इस तरह नियंत्रित किया कि वह चमक न सके। पूरा शरीर रात के आसमान में घुलता सा लग रहा था। आर्मर की बर्फीली शक्ति की एक भी लहर बाहर नहीं निकल रही थी। चाहे टैंग वुतोंग कुछ कहे या न कहे, हुओ युहाओ बहुत सावधान रहने वाला था। उसकी जान सिर्फ उसकी खुद की नहीं थी। स्पेक्ट्रल डेमीप्लेन में मौजूद तीनों सोल इंजीनियर लीजन्स भी उसकी जान पर टिकी थीं। स्पेक्ट्रल डेमीप्लेन एक दोधारी तलवार थी। अगर युहाओ जिंदा रहता तो भीतर की सारी सेना गोस्ट सोल्जर्स की तरह बाहर आ सकती थी। लेकिन अगर वह मर गया तो टैंक सेक्ट और तीनों सोल इंजीनियर लीजन्स के सारे लोग हमेशा के लिए स्पेक्ट्रल डेमीप्लेन में फंस जाते। वह उन्हें बाहर नहीं छोड़ सकता था, क्योंकि रेडिएंट सिटी बहुत पास था और सभी तुरंत सर्वेलेंस में आ जाते। इसीलिए यह जोखिम उसे लेना ही था। वह सिर्फ खुद के लिए नहीं, बल्कि हजारों सोल इंजीनियर्स और पूरे डूलुओ कॉन्टिनेंट की आखिरी उम्मीद का प्रतिनिधित्व कर रहा था। आईसी वॉर गॉड्स आर्मर पहनकर हुओ युहाओ साफ महसूस कर सकता था कि कितनी ताकतवर सोल पावर आर्मर के अंदर से निकलकर उसके शरीर में जा रही है। यह आर्मर उसकी त्वचा का, शायद उसकी हड्डियों का हिस्सा लग रहा था। उसे बस ऐसा लगता था कि उसका शरीर थोड़ा चौड़ा हो गया है। हुओ युहाओ द्वारा आईसी वॉर गॉड्स आर्मर को चलाने का तरीका स्नो एम्प्रेस से अलग था। इस ह्यूमन शेप्ड सोल टूल की पूरी शक्ति को बाहर लाने के लिए स्पिरिचुअल पावर की जरूरत होती है। स्नो एम्प्रेस स्पिरिचुअल पावर को इतनी गहराई से समझती नहीं थी, इसलिए वह आर्मर को सिर्फ अपनी क्षमताओं को बढ़ाने और सुरक्षा के लिए इस्तेमाल कर पाती थी। आर्मर के पीछे लगी विंग्स धीरे धीरे खुली। यह क्लास 9 सोल टूल था,
लेकिन हुओ युहाओ के फ्लाइंग शेप्ड सोल टूल से अलग। यह आर्मर युहाओ की अपनी सोल पावर खर्च नहीं करता था और उसे 7,000 मीटर से भी ऊपर ले जा सकता था। ऐसी ऊंचाई पर जाने की क्षमता दुनिया के किसी सोल टूल में नहीं थी। ऊंचाई पर दो खतरे होते हैं, तापमान बहुत कम होना और हवा बहुत पतली होना। आईसी वॉर गॉड्स आर्मर दोनों समस्याओं को खत्म कर देता था। वह आसपास की बेहद कम तापमान वाली ऊर्जा को अवशोषित कर हुओ युहाओ को वापस प्रदान करता था। पतली हवा भी उसकी उड़ान को प्रभावित नहीं करती थी। हुओ युहाओ ने इस आर्मर का उपयोग करके 10,000 मीटर की ऊंचाई तक उड़ने की कोशिश की थी। वह एक अलग ही दुनिया थी। वहां वह बिना सोल पावर खर्च किए भी हवा में ठहर सकता था। यह अनुभव रहस्यमय और डरावना दोनों था। उसे नहीं पता था कि क्या वह उस ऊंचाई तक पहुंचने वाला पहला इंसान है, लेकिन उसने वहां ऊपर कोई भी जीवित प्राणी नहीं देखा। उसने जमीन पर हल्का सा धक्का लगाया और उसकी विंग्स ने उसे ऊपर उछाल दिया। इमिटेशन के सहारे और सर्वेलेंस सोल टूल्स की नजर से बचते हुए वह आसमान की ओर उड़ा। आर्मर की ऊर्जा पूरी तरह उसके अंदर बंद थी। युहाओ को बस आर्मर से मानसिक रूप से जुड़कर उसे कमांड देना था। देखते ही देखते वह 1,000 मीटर पहुंच गया। इतनी ऊंचाई पर लो एल्टीट्यूड सर्वेलेंस सोल टूल्स काम नहीं करते। वह और ऊपर गया। 2,000 मीटर, 3,000 मीटर, 4,000 मीटर, 5,000 मीटर और फिर 6,000 मीटर पर पहुंचकर युहाओ ने आर्मर को रोक दिया और वहीं हवा में स्थिर हो गया। 6,000 मीटर की ऊंचाई पर तापमान बहुत कम था, लेकिन इतना कम तापमान आईसी वॉर गॉड्स आर्मर के लिए एक तरह की ऊर्जा भरपाई का बढ़िया स्रोत था। हवा भले ही पतली थी, लेकिन उसमें आइस एलिमेंट्स भरे हुए थे, जिन्हें आईसी वॉर गॉड्स आर्मर प्रोसेस करके अपनी खर्च की हुई ऊर्जा को पूरा करता, फिर उसे स्टोर करता और उसका थोड़ा हिस्सा वापस हुओ युहाओ को फीड करता। हुओ युहाओ इस आर्मर से पूरी तरह प्रभावित था। इस आर्मर को पहनकर मैं एक ट्रांसेंडेंट डुलुओ जैसा हूं। भले ही सन मून एम्पायर ने भी ह्यूमन शेप्ड सोल टूल्स बना लिए हैं, लेकिन मेरा आर्मर बेजोड़ सामग्री से बना है और टीचर श्वान ने इसे बनाने में कई सालों की मेहनत लगाई है। यह सुपर ह्यूमन शेप्ड सोल टूल टैंक सेक्ट की मैकेनिकल टेक्नोलॉजी से बना है, इसलिए सन मून एम्पायर के ह्यूमन शेप्ड सोल टूल्स अभी भी इससे कमजोर हैं। वह सोचते हुए ही आगे बढ़ने लगा। उसका स्पिरिचुअल डिटेक्शन उतना फैल गया जितना वह फैला सकता था। वह 6,000 मीटर की ऊंचाई पर था और उसे बिल्कुल यकीन था कि सन मून एम्पायर इतनी ऊंचाई पर कोई स्पिरिचुअल बैरियर नहीं लगा सकता। इतनी ऊंचाई पर हाई एल्टीट्यूड एरियल सर्वेलेंस सोल टूल्स भी नहीं लगाए जा सकते। लेकिन फिर भी हुओ युहाओ सन मून एम्पायर के एरियल सर्वेलेंस सोल टूल्स की क्षमता की तारीफ किए बिना नहीं रह सका। कम से कम उसने पाया कि 5,000 मीटर की ऊंचाई पर अभी भी एरियल सर्वेलेंस सोल टूल्स मौजूद थे। भले ही उनकी संख्या कम थी, पर हर एक बहुत बड़ा था और उनका निर्माण बेहद जटिल था। अगर उसका मिशन न होता तो हुओ युहाओ सच में चाहता कि एक को साथ ले जाकर उसका अध्ययन करे। हुओ युहाओ आगे की ओर तैरता हुआ बढ़ा और सबसे पहले उसने उन हाई एल्टीट्यूड सर्वेलेंस सोल टूल्स को निशाना बनाया जो 5,000 मीटर की ऊंचाई पर उड़ रहे थे। कुछ देर शांत होकर देखने के बाद उसे समझ आ गया कि ये किस तरह के सोल टूल्स थे। ये साफ तौर पर सैटेलाइट्स थे। ये ट्रांसमिशन और कम्युनिकेशन के लिए इस्तेमाल होते थे। ये बहुत बड़े थे और 250 किलोमीटर के दायरे में हर तरह की जानकारी भेज सकते थे। जहां भी 250 किलोमीटर के अंदर ऐसा कोई सोल टूल मौजूद हो, सन मून एम्पायर लंबी दूरी तक सूचनाओं का आदान प्रदान कर सकता था। 5,000 किलोमीटर से भी ज्यादा की रेंज में बात करना भी इनके लिए मुश्किल नहीं था। लेकिन इन सैटेलाइट्स में न कोई ऑफेंसिव क्षमता थी, न डिफेंसिव, न ही ये आसपास कुछ डिटेक्ट कर सकते थे। हुओ युहाओ धीरे से एक सैटेलाइट के पास पहुंचा और अपनी हथेली जितना एक छोटा गोल मेटल पीस उसके एक बहुत छोटे क्रैक में लगा दिया। वह एक साथ इमिटेशन और स्पिरिचुअल इंटरफेरेंस डोमेन का इस्तेमाल कर रहा था। उसने अपने पर्सनल डिफेंसेस को सबसे ऊंचे स्तर पर रखा हुआ था ताकि किसी भी वर्स्ट केस के लिए तैयार रहे। उसका स्पिरिचुअल डिटेक्शन लगातार बड़े एरिया को कवर कर रहा था। वह किसी भी समय भागने के लिए तैयार था। आखिर उसे सन मून एम्पायर के सर्वेलेंस सोल टूल्स के बारे में पूरी निश्चितता नहीं थी। पहला मेटल प्लेट बिल्कुल सफलतापूर्वक लग गया और कोई भी बदलाव महसूस नहीं हुआ। काम पूरा करके हुओ युहाओ चुपचाप पीछे हट गया। उसने कुछ देर स्थिति पर नजर रखी और आसपास के सर्वेलेंस सोल टूल्स को स्कैन किया कि कहीं कुछ असामान्य तो नहीं। उसके नीचे मौजूद सोल टूल फ्रंट पूरी तरह शांत था। उसने राहत की सांस ली। पहली कोशिश सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण थी।
क्योंकि इसी पर आगे का पूरा काम टिका था। हुओ युहाओ फिर तेजी से आकाश में घूमने लगा। 5000 मीटर की ऊंचाई पर सर्वेलेंस सोल टूल्स एक दूसरे से बहुत दूर थे, इसलिए वह आराम से इधर उधर शिफ्ट होता रहा। वह नीचे के सोल टूल्स पर मेटल प्लेट्स लगाने नहीं गया। पहले उसने इस ऊंचाई पर मौजूद सभी एरियल सर्वेलेंस सोल टूल्स पर प्लेट्स लगाईं। फिर वह 4000 मीटर पर उतरा। वह इसी तरह आगे बढ़ता रहा। भले ही वह तेज उड़ रहा था, लेकिन 3 घंटे बीत चुके थे जब उसने 3000 मीटर ऊंचाई वाले सोल टूल्स पर प्लेट्स लगाकर काम पूरा किया। 3000 मीटर पर अलग अलग तरह के कुल 63 सर्वेलेंस सोल टूल्स थे, और हर एक काफी दूर था। हुओ युहाओ को हर कदम सावधानी से लेना था, इसलिए समय ज्यादा लग रहा था। अगर उसके पास आईसी वॉर गॉड्स आर्मर न होता तो उसे बीच बीच में आराम करना पड़ता। इसके बाद का काम और कठिन था, क्योंकि 500 मीटर से 1000 मीटर के बीच 400 से भी ज्यादा सर्वेलेंस सोल टूल्स थे। 1000 मीटर पर करीब 270 और 500 मीटर पर 160 से ज्यादा। हुओ युहाओ ने 500 मीटर वाले सोल टूल्स को अभी के लिए छोड़ने का फैसला किया। वह बाद में उनसे निपटेगा, लेकिन 1000 मीटर वाली सभी सर्वेलेंस यूनिट्स पर मेटल प्लेट्स लगाना जरूरी था। लेकिन यही ऊंचाई सबसे खतरनाक भी थी। 1000 मीटर वाले सर्वेलेंस सोल टूल्स बहुत शक्तिशाली थे, और 500 मीटर वाले सोल टूल्स ऊपर और नीचे दोनों दिशाओं में स्वीपिंग वेव्स भेजते थे। इसलिए हुओ युहाओ को अपने स्पिरिचुअल डिटेक्शन का इस्तेमाल करके हर खतरनाक वेव से बचना था। वह हवा में रुककर अपनी स्थिति को फिर से संतुलित करने लगा। उसने कुछ देर खुद को रिलैक्स किया, फिर अपने स्पिरिचुअल डिटेक्शन की रेंज, जो पहले बहुत बड़ी थी, घटाकर बहुत छोटी लेकिन बेहद सटीक कर दी। उसने इसे लगभग 1000 मीटर के दायरे में सीमित किया, ताकि वह आसपास के एनर्जी चेंजेस को और स्पष्टता से महसूस कर सके, जिसमें सर्वेलेंस सोल टूल्स की वेव्स और उनकी मूवमेंट्स शामिल थीं। सब कुछ उसकी पकड़ में था जब वह नीचे उतरने लगा। वह बिना कोई डिस्टर्बेंस पैदा किए एक पेट्रोल कर रहे सर्वेलेंस सोल टूल के पास पहुंचा। उसने अपने हाथ को हल्का सा घुमाया और मेटल प्लेट को सोल टूल की ब्लाइंड स्पॉट में लगा दिया, जहां वह खुद भी डिटेक्ट नहीं कर सकता था। फिर हुओ युहाओ हवा में पलटकर अपने फ्लाइंग टाइप सोल टूल की मदद से 100 मीटर की हॉरिजॉन्टल दिशा में निकल गया। उसने कई स्पिरिचुअल सर्वेलेंस वेव्स को चकमा देकर पार किया। वह तुरंत दिशा बदलकर दूसरी ओर गया और उसी तरह एक और सर्वेलेंस सोल टूल पर प्लेट लगा दी। हिडन वेपन्स के प्रति उसकी समझ इतनी गहरी थी कि वह चाहे तो यह काम दूर से भी कर सकता था, लेकिन वह तरीका उतना डिस्क्रीट नहीं होता जितना पास जाकर प्लेट लगाना। उसे हर इंस्टॉलेशन में बहुत सावधानी बरतनी थी। जरा सी गलती उसे उजागर कर सकती थी। यह मिशन की सफलता का पूरा आधार था, इसलिए लापरवाही की कोई गुंजाइश नहीं थी। इस ऊंचाई पर वह ऊपर की तुलना में कहीं तेजी से काम कर रहा था। वह घूमता, मुड़ता, हवा में नाचता हुआ लगातार सर्वेलेंस सोल टूल्स पर प्लेट्स लगा रहा था। उसकी हर मूवमेंट स्मूथली फ्लोइंग वाटर जैसी थी, और किसी भी सर्वेलेंस वेव से कुछ भी नहीं छिपा था। अगर कोई इन सर्वेलेंस वेव्स को देख पाता तो हुओ युहाओ की हर हरकत देखकर दंग रह जाता। वह एक ही समय में दर्जनों इंटरसेक्टिंग वेव्स के बीच से इस तरह निकल रहा था कि मानो वह खाली जगहों पर फिसल रहा हो। कई बार ऐसी नाजुक स्थिति आई जब उसे इंस्टेंट टेलीपोर्टेशन का इस्तेमाल करना पड़ा। भले ही हर तरह की सर्वेलेंस वेव उसे डिटेक्ट नहीं कर सकती थी, लेकिन हुओ युहाओ ने पूरी सुरक्षा को प्राथमिकता दी और कोशिश की कि कोई भी वेव उसे छू न पाए। 1000 मीटर वाली सभी इंस्टॉलेशंस पूरी करने के बाद वह हवा में रुका, फिर तेजी से होराइजन के पार गायब हो गया। हुओ युहाओ को अपने सिर में हल्का चक्कर महसूस हुआ, एनर्जी कंजम्पशन का संकेत। उसने स्पिरिचुअल पावर कम नहीं बल्कि एनर्जी ज्यादा खर्च की थी। उसकी स्पिरिचुअल पावर अभी भी काफी थी। आसमान अब अंधेरा हो चुका था। रात के तारों जैसे जगमगाने वाले लैंप्स और लाइट्स भी धीरे धीरे बंद हो रहे थे। हुओ युहाओ दूर निकल आया और एक सुनसान जगह जमीन पर उतर गया। वह जमीन पर बैठ गया और गहरी सांसें लेने लगा। उसका चेहरा थोड़ा सफेद पड़ा था, आंखों में थकान थी, लेकिन उनमें एक तेज उत्साह भी था। उसे पूरा भरोसा था कि डुलवो कॉन्टिनेंट में उसके अलावा कोई भी ऐसा नहीं कर सकता था, अल्टीमेट डुलवो भी नहीं। उसने आसमान की ओर देखा। भले ही वह सर्वेलेंस सोल टूल्स को देख नहीं सकता था, लेकिन उसकी आंखें संतुष्टि से चमक रही थीं। एक खूबसूरत छाया उसके शरीर से बाहर निकली। वह थी लिया, मरमेड प्रिंसेस। वह उसके पास जमीन पर बैठ गई और अपनी पूंछ को अपनी बाहों में कसकर ऐसे पकड़ा
जैसे कोई छोटी लड़की अपने घुटनों को गले लगाकर बैठती है। एक सुंदर गीत सुनाई दिया, लेकिन सिर्फ हुओ युहाओ को। ये अद्भुत धुनें उसकी स्पिरिचुअल सी में गूंजने लगीं और उसकी थकान ऐसे गायब हो गई जैसे रेशम किसी कोकून से खुल रहा हो। उसकी स्पिरिचुअल पावर बेहद तेजी से वापस आने लगी। यह हो युहाओ की सोल स्किल नहीं थी, ये मरमेड प्रिंसेस की इनेट थी। वह कुछ बोली नहीं, बस हल्की मुस्कान के साथ गा रही थी। चारों तरफ अंधेरा था, लेकिन सब कुछ शांत और सुकून भरा। हुओ युहाओ ली या के गीत को सुनते सुनते जल्दी ही मेडिटेशन में चला गया। वह इस मिशन का मुख्य निर्देशक था और उसे जितनी जल्दी हो सके अपनी सारी खपत को भरना था। सोल पावर की खपत कोई बड़ी बात नहीं थी। उसका ज्यादातर सोल पावर तो आईसी वॉर गॉड्स आर्मर ने अपने आप रीफिल कर दिया था। लेकिन उसे आराम की जरूरत थी, क्योंकि उसने स्पिरिचुअल पावर बहुत खर्च कर दी थी और एनर्जी की कमी से उसका शरीर थक गया था। लीया के गीत से उसका सोल कोर लगातार स्पिरिचुअल पावर सोख रहा था और उसकी रिकवरी और भी तेज हो रही थी। 1 घंटे बाद हुओ युहाओ खड़ा हुआ। उसकी आंखें फिर से पूरा जोश और चमक लिए हुए थीं। लीया वापस उसके अंदर नहीं गई। वह शांतिपूर्वक उसकी बगल में तैरती रही। हुओ युहाओ ने अपना दायां हाथ उठाया और गहरी चांटिंग की आवाजें गूंजने लगीं। उसके शरीर पर एक ग्रे सोल रिंग दिखाई दिया। लीया पहले भी इस ग्रे सोल रिंग को देख चुकी थी, इसलिए उसे कोई असहजता नहीं हुई। उसका कॉन्ट्रैक्ट भी इसी स्थिति में पूरा हुआ था। यह रिंग अजीब थी, रहस्यमयी, हल्के उजाले से भरी, थोड़ी सी विचित्र, लेकिन अब वह इसे धीरे धीरे स्वीकार करने लगी थी। हुओ युहाओ मंत्र पढ़ने लगा। भारी, धीमी, गहरी इनकैंटेशंस गूंजने लगीं। उसने इमिटेशन और स्पिरिचुअल इंटरफियरेंस डोमेन सक्रिय कर लिया, ताकि वह खुद और लिया दोनों को छुपा सके। तो चलिए इस वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक जरूर करें, अपने विचार कमेंट में लिखें और आने वाले नए एपिसोड के लिए चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। अगले वीडियो में फिर मुलाकात होगी। धन्यवाद।